अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या है आज के कार्यक्रम में आपके लिए विशेष। सिंचाई जल की उपलब्धता के अनुसार गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन। अच्छे फलन हेतु स्ट्रॉबेरी की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती। हमारे प्रदेश के किसान भाई गेहूं की खेती बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं, लेकिन फसल में अवस्था के अनुसार सिंचाई नहीं करने के कारण उनकी गेहूं की उपज में कमी देखी जाती है। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल से आपको अच्छी उपज मिले, इसके लिए फसल में किन किन अवस्थाओं पर सिंचाई करना जरूरी है, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना के वैज्ञानिक डॉक्टर बीके विमल से। रबी में गेहूं एक मुख्य फसल है और इसके लिए सबसे आवश्यक वस्तु है वह है गेहूं की सिंचाई। गेहूं की सिंचाई बहुत ही आवश्यक पहलू है जिससे उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। गेहूं की सिंचाई सही समय पर और उचित मात्रा में करने से गेहूं का उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं में पहली सिंचाई और तीसरी सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। पहली सिंचाई जो है गेहूं के 22 से 25 दिनों के अंतराल पर आवश्यक होना चाहिए। यह इसलिए होना चाहिए कि गेहूं में उस समय सीआर स्टेज है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जिसको कल्ले बनने वाली स्टेज कहते हैं। अगर इस समय गेहूं की सिंचाई समय पर नहीं होगी तो हमारे कल्ले की संख्या जो टीलर है गेहूं की वो कम निकलेंगे, जिससे इसका सीधा उत्पादन पर असर पड़ता है। इसलिए इस समय सिंचाई की विशेष अवस्था होती है और यह सिंचाई निश्चित रूप से करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई के लिए 40 से 45 दिनों के बुआई के बाद करनी चाहिए। तीसरी सिंचाई जो है 60 से 65 या 70 दिन के आसपास करनी चाहिए। यह सिंचाई भी बहुत आवश्यक है और सबसे आवश्यक सिंचाई है जब गेहूं में दाने भरने लगे और दूध वाली स्थिति आ जाती है जब बाली में, उस समय सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि अगर खेत में नमी की कमी रहेगी तो उस समय दाने जो हैं सो छोटे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और इसका सीधा उत्पादन पर असर पड़ेगा। अंतिम सिंचाई अगर आपकी दोमट मिट्टी है तो चौथी सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। यह सिंचाई लगभग 80 से 85 दिनों के बाद आती है। इस बात का ध्यान रखें कि गेहूं की सिंचाई करते समय जब प्रारंभिक अवस्था में बाली आ गई है उस समय थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर बाली आ गई है और बाली निकलने लगी है या बाली बन रही है, दूध की अवस्था है, उस समय अगर हवा तेज हो तो उस समय सिंचाई कदापि न करें, इसलिए कि पौधे की गिरने की अवस्था रहती है। उस समय अधिकतर हवाएं जो हैं सो दिन में बहती हैं, रात में कम बहती हैं। पछुआ हवा उस समय ज़्यादा बहती है, वेस्टर्नी विंड। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सिंचाई जो है 7-8 बजे
शाम में, रात में करें और सुबह तक पानी जो है किसी भी अवस्था में 3 से 4 घंटा के बाद खेत में पानी पूरी तरह सूख जानी चाहिए। एकदम हल्की सिंचाई करें ताकि खेत ज़्यादा गीला ना हो और पौधे गिरने की संभावना नहीं रहे। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप किसान भाई सिंचाई करते हैं तो आपका उत्पादन अच्छा होगा और आपकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। आइए अब गेहूं की सिंचाई के उपलब्ध साधनों से सिंचाई की पद्धतियों को भी जानते हैं। अतः इस उपलब्ध जल से यदि आपको गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन करना हो तो सर्वप्रथम आप गेहूं की बुवाई के बाद खेत में ढलान की दिशा के साथ साथ छोटी छोटी क्यारियों का निर्माण कर लें और फिर उपलब्ध जल से आप पूर्व में बताई गई फसलों की क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करते रहें। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि नहरों व कुएं के जल से खेत में छोटी छोटी क्यारी बनाकर सिंचाई करने पर पारंपरिक पट्टिका विधि की तुलना में 20 से 25% तक जल की बचत की जा सकती है। आज के इस वैज्ञानिक युग में सिंचाई जल की एक एक बूंद के भरपूर उपयोग हेतु कृषि विशेषज्ञ किसान भाइयों को बौछारी विधि अपनाने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि इस विधि के उपयोग से 30 से 35% तक जल की बचत के साथ साथ लगभग 70 से 75% तक ऊर्जा की भी बचत होती है, जो कि आज के समय की आवश्यकता भी है तथा इस विधि से खेती की लागत को कम करके अच्छे फसल उत्पादन में सहायता भी मिलती है। परंतु किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल अपनी फूल की अवस्था में हो तब बौछारी विधि का प्रयोग न करें, क्योंकि फसल की इस अवस्था में पानी की बौछार से फूल झड़ जाते हैं, जिससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, ध्यान रहे, यदि आपके खेत की काली एवं चिकनी मिट्टी है जिसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, तब ऐसी स्थिति में फसल की क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करने से पूर्व मृदा में नमी की जांच अवश्य कर लें एवं आवश्यकता होने पर सिंचाई करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छे फलन हेतु स्ट्रॉबेरी की हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। धीरे धीरे जिस तरह से खेती के लिए भूमि और पानी की कमी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि उत्पादों की मांग भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसी बदलती परिस्थिति को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कई नई तकनीकों की खोज की है। इन्हीं खोज में एक है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, जिससे खेती करना कृषकों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। तो आइए मिलते हैं इस तकनीक को अपनाए हुए एक प्रगतिशील किसान अरविंद धाकड़ से, जो कि स्ट्रॉबेरी की खेती हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से करते हैं। तो क्या कुछ है इस तकनीक से खेती करने के लाभ, सुनते हैं खुद उन्हीं से। हाइड्रोपोनिक स्ट्रॉबेरी की खेती मैंने प्रारंभ करी है। नेट हाउस के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी के लगभग 250 पौधे लगाए हैं और अभी पौधे लगाए 1 महीना हो गया है। अभी फ्लावरिंग स्टेज चालू हो गई है और पौधों की ग्रोथ अन्य से बहुत अच्छी है। हाइड्रोपोनिक स्ट्रॉबेरी की खेती विदेशों में ज़्यादा की जाती है, खासकर इजराइल जैसे देश में जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, बारिश बहुत कम होती है और ज़मीन की प्रॉब्लम है उनके पास। तो ऐसे देशों में इस टेक्निक को अपनाया जाता है। वर्तमान में अपने इंडिया में भी देखा जाए तो आज पानी की बहुत बड़ी समस्या बन रही है, तो उसको देखते हुए अपन को वो टेक्निक अपनाना पड़ेगी। उसी का हमने यहाँ पे शुरुआत करी है। ये किसान इस हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से स्ट्रॉबेरी की खेती किए हुए हैं, जिन्हें दूसरी पुरानी विधियों की अपेक्षा इस तकनीक से खेती करने पर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन इस तरह के लाभ को लेने के लिए आपको बहुत से तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा।
हाइड्रोपोनिक स्ट्रॉबेरी की खेती में अपन अदरवाइज दूसरी टेक्निक जो अपन नॉर्मली कर रहे हैं उसको देखते हुए अगर इसको देखें तो इसमें जगह की कम आवश्यकता होती है और कम जगह में स्टेप बाय स्टेप हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। लगभग 10 से 15 गुना ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन ले सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से स्ट्रॉबेरी की खेती करने से थोड़ी लागत तो ज्यादा लगती है, लेकिन फसल की उपज में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि इस तकनीक से बाहरी वातावरण से होने वाली कई तरह की समस्याओं से हमारी फसल बच जाती है और इसका अनुभव किया है अरविंद धाकड़ ने। बाहर के फील्ड को देखते हुए नेट हाउस में या पॉली हाउस में इसको करने से बीमारी और जमीन संबंधी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इसमें सॉइल लेस रहता है, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली पानी और माइक्रो न्यूट्रिएंट का इसमें उपयोग किया जाता है। फ्लो के बेस के लिए इसमें कोकोपीट या स्टोन जो छोटे पत्थर होते हैं उस टाइप से इसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम बीमारी वगैरह नहीं आती है। इस सिस्टम को बनाने के लिए हमने पहले एक छोटा ग्रीन हाउस बनाया है और उसके अंदर 90 mm की पीवीसी पाइप का उपयोग किया गया है। पीवीसी पाइप को 5-5 फीट पे हमने काटा है और उसके अंदर लगभग 33 सेंटीमीटर दूरी पे 60 सेंटीमीटर के गोल छेद बनाए हैं। छेद बनाने के बाद हमने इसके पौधे नर्सरी में तैयार करे थे। उन्हीं पौधों को एक हाइड्रोपोनिक के कप आते हैं उसके अंदर इसको डाला और कोकोपीट का उपयोग किया गया, उसमें कोकोपीट भरा और उसमें पौधे लगाए गए। और उसके बाद एक हमने जो ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, यहाँ पे जब धूप आती है तब ये सोलर पैनल से इसके वाटर पंप ऑटोमेटिक चालू होता है और शाम के टाइम 6 बजे के आसपास ये ऑटोमेटिक बंद भी होता है। तो इस सिस्टम में पानी का रोटेशन करना पड़ता है, मतलब एक साइड से पानी डाला जाता है पाइप में और दूसरी साइड सबसे आखिरी में उसी पानी को वापस ड्रिप की लाइन के द्वारा लेके एक बकेट में डाला जाता है और इस बकेट के अंदर ही अपन को माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाना पड़ता है। इसमें 2 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट उपयोग में आते हैं, ए और बी करके। तो इसका सॉल्यूशन इसमें तैयार किया जाता है और 7 दिन तक इसको रोटेट करा जाता है। तो इस सिस्टम में पानी की भी कम आवश्यकता पड़ती है और जमीन की आवश्यकता नहीं है, तो सॉइल डिसीज जो जमीन संबंधी प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं आती है। इस सिस्टम में माइक्रो न्यूट्रिएंट के पानी को रोटेट करना पड़ता है। इसके लिए हमने चारों पाइप को एक नली के माध्यम से जोड़ा गया है, ताकि एक पाइप में अगर अपन पानी डालते हैं तो वो उस दूसरे पाइप में ऑटोमेटिक चला जाए, उससे तीसरे में चला जाए और घूम फिर के वापस उस बकेट में आ जाए। इस तकनीक में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट अपन पानी के साथ दे रहे हैं, पौधे उसी को लेते हैं और उसी के माध्यम से बढ़वार करते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में भी हमने हमारे ग्रीन हाउस के अंदर 2 टेक्निक अपनाई है, एक तो पाइप वाली पीवीसी पाइप वाली सिस्टम और एक टेबल सिस्टम। ये एक विदेशों में इस तरह की खेती ज़्यादा होती है। इसमें ग्रोइंग बेड होते हैं, उसके अंदर कोकोपीट भरा जाता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट की ट्यूब उसमें डाली जाती है और उसके माध्यम से उसको न्यूट्रिएंट और पानी दिया जाता है। तो दोनों टेक्निक हमने यहाँ पे उपयोग करी है। एक्चुअली इन पौधों को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है और इनकी जड़ों की बेस के लिए इस पकड़ बनाने के लिए कुछ मीडिया चाहिए। इसके लिए या तो कोकोपीट यूज़ की होता है, अधिकतर लोग कोकोपीट का यूज़ करते हैं और अभी नया चलत में आया है उसमें स्टोन का भी उपयोग करने लग गए हैं। छोटे छोटे पत्थर रहते हैं उनका भी उपयोग इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम में किया जाता है। वर्तमान में हमारी क्रॉप 1 महीने की हो गई है और अभी फ्लावरिंग स्टेज चालू हो गई है और 15 दिन में इसमें तुड़ाई चालू हो जाएगी और तुड़ाई लगभग 5 से 6 हम तुड़ाई इसमें करेंगे। इसके अलावा इसमें जैसे वैसे तो हमने नेट हाउस में इसका करा है तो इंसेक्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आए तो इसमें वैसे माइट की प्रॉब्लम आती है, तो माइट के लिए हम केमिकल वगैरह या बायोकेमिकल स्प्रे करते हैं। अपने सिस्टम से अगर अपन स्ट्रॉबेरी लगाते हैं तो बाहर की अपेक्षा इसमें थोड़ी लागत ज़्यादा है। बाकी प्रोडक्शन वाइज देखें तो इसमें लगभग 15 से 20 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन आता है और बाहर डिसीज की प्रॉब्लम और कई तरह की प्रॉब्लम बाहर है, ये इस सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। जब इसकी लागत के बारे में हमारी रिपोर्टर ने जानना चाहा तो उन्होंने कुछ इस तरह बताया। लागत की अगर अपन बात करें तो लागत इसमें लगती है, बाकी जैसे पीवीसी पाइप है या अपना सोलर पैनल है, लाइट की बचत करने के लिए सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं, नेट हाउस है, तो इन चीज़ों की एक बार लागत लगेगी। बाकी ये चीज़ें अपन को भविष्य में लगभग 5 से 8 साल तक चलती है। तो उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो पहले ही साल इसका अपन को लागत मूल्य मिल जाता है। वर्तमान में हमारे पास पानी की कमी है और उपजाऊ ज़मीन की कमी है
उसको देखते हुए हम इस टेक्निक को अपना सकते हैं। इस टेक्निक में छोटे स्तर पे ही अपन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। इस तरह से आधुनिक टेक्निक को अपना के हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं और कम समय में अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आलू की फसल को हानि पहुंचाने वाले रोग और उनका समेकित नियंत्रण। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आलू की फसल इस समय खेतों में बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है, जिसमें वातावरण में हो रहे बदलाव के कारण कई हानिकारक रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो किसान भाइयों, आप इन रोगों की पहचान कर इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर फूलचंद। किसान भाइयों, आगाज झुलसा तो हमारे यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। ये थोड़ी बहुत लगती भी है तो उससे जो है आर्थिक नुकसान नहीं देखने को मिलता है, परंतु पिछाड़ झुलसा जो होता है, यदि यह आपके खेत में लग जाता है तो 3 से 4 दिनों के अंदर में पूरी की पूरी खेत आपका चौपट हो जाता है और उससे प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों, मैं आप लोगों को पहले ही सचेत कर देना चाह रहा हूं कि इस तरह की बीमारी आने की संभावना लास्ट दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक इस तरह की बीमारी आने की प्रबल संभावना रहती है। तो हमें आप लोगों को जो है पहले से सचेत रहने की जरूरत है। और पिछाड़ झुलसा बीमारी, जैसा कि आप जानते हैं कि पत्तियां जो झुलसना शुरू हो जाती हैं और सुबह के वक्त में अगर आप देखें तो पत्तियों के नीचे सतह पर अगर उठा के देखें तो उसमें सफेद सफेद मटमैले रंग के आटा जैसा जो है पाउडर का जो है फूद दिखाई देता है। तो यह बीमारी के प्रमुख लक्षण है कि पत्तियां झुलसना शुरू हो जाती हैं और 2 ही 4 दिन के अंदर में पूरी की पूरी पत्ती जो है झुलस कर सूख जाती है। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए किसान भाइयों, अभी से यदि आपकी लगभग 1.5 महीने की 1 महीने की फसल हो गई है तो एकाध स्प्रे जो है आप डाइथेन M45 या मैंकोजेब से आप कर सकते हैं। डाइथेन M45 ट्रेड नेम है, मैंकोजेब इसका केमिकल नेम है। डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके या आप एक प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्राथमिक उपचार के रूप में आप छिड़काव कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आपके खेत में इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है तो आप जो है इसे जो है 10 से 12 दिन के अंतराल पर जो है इसे दोबारा जो है 2-3 छिड़काव यदि आप करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके खेत में झुलसा नामक बीमारी की आने की जो प्रबल संभावना बन रही है उससे आप बच सकते हैं और प्रति हेक्टेयर जो है आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आलू की फसल को प्रभावित करने वाला 5वां प्रमुख रोग है तना ऊतक क्षय अर्थात स्टेम नेक्रोसिस। यह एक विषाणु जनित रोग है जो कि टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस से उत्पन्न होता है। इसके लक्षण बुआई के 20 से 25 दिनों पश्चात पौधे के तने पर काले काले चकत्ते के रूप में दिखाई देते हैं। यह रोग पर्णजीवी थ्रिप्स के द्वारा फैलता है। रोकथाम: आलू की बुआई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से तीसरे सप्ताह तक करने पर इस रोग का प्रकोप अधिक पाया गया है। इसके पश्चात बुआई करने पर इस रोग की उग्रता में कमी होती जाती है। अतः रोग से बचाव व अच्छी उपज हेतु आलू की बुआई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक करें। बुआई के 21, 35 व 50 दिनों पर मोनोक्रोटोफॉस 35 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की रस से घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला पूर्णिया के कृषक दिनेश कुमार ने।
या चने की फसल में लगने वाली इल्ली के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश कुमार जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो सबसे पहले किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये फल भेदक कीट है। अगर हम इसके अंडे की बात करें तो ये मादा जनरली अंडे देती है वैसे पत्तियों पे जिनमें कि रोया होता है। तो ये पत्तियों के हरे पदार्थों को खुरच कर खाना शुरू कर देते हैं और बाद में जब फूल और फल आते हैं उसमें पहुंचकर उसमें छेद बनाकर इनको खाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर इसको एस्केप करना है इस कीड़े को, तो आप टाइमली सोइंग करें चने का। और साथ में एक और भी दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं NPV, इसके भी छिड़काव से आप अपने फसल को बचा सकते हैं। तो इसका जो मात्रा है NPV एट द रेट ऑफ 250 to 150 से लेके 500 लार्वे इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर के छिड़काव से आप इसको आसानी से फल भेदक कीट को आसानी से बचा सकते हैं। खेत में अगर अधिक इस कीट का प्रकोप हो तो आप कीटनाशी भी छिड़क सकते हैं, जैसे कि क्लोरोपाइरीफास 20 EC 2.5 लीटर पर हेक्टेयर, किनोल फास 25 EC 1 लीटर पर हेक्टेयर छिड़काव से काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सरसों की फसल में लगने वाले कीट और रोगों को कैसे करें नियंत्रित। लो टनल पॉली हाउस में नर्सरी तैयार करने की तकनीक और इसके लाभ। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।